नाज़रीन, जब रब की पकड़ होती है तो फिर कोई नहीं बच पाता। 22/1/2025 को अली चंगी संधू साहब एक गैंग विक्टिम को, जो एक यूनिवर्सिटी की तालिबे इल्म थी, उसे इसी सानिया अशरफ के पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि FIR दर्ज करें। पहले तो FIR दर्ज करने से मना करते हैं, फिर जब ये जोर डालते हैं तो फिर उसकी FIR दर्ज होती है और उसके बाद उस लड़की को बढ़ना करके ये कहा जाता है कि हमें दिखाओ कि तुम्हारे जिस्म पर वो निशानात कहाँ पर मौजूद हैं। उसकी बढ़ना तस्वीरें आगे ऑफिसर्स को भेजी जाती हैं और बाद में इन्हें कहा जाता है कि आप इस केस से पीछे हट जाएं। इनको ऑफर्स भी करवाई जाती हैं, लेकिन ये मर्द मुजाहिद डटे रहते हैं और उस बच्ची की आवाज़ बनते हैं। ठीक उससे अगले दिन 23 तारीख को एक वारदात होती है काना के इलाके में, जहां पर एक घर के अंदर लाखों की डकैती की जाती है और ठीक 2 महीने बाद जब वो डकैत पकड़े जाते हैं तो वो डकैत ये कहते हैं कि हमने जहां पर अपने माल का बंदरबाट किया वो सानिया अशरफ का घर था। उस बच्ची को अपने प्राइवेट रूम में ले जाकर ये सानिया अशरफ ने ना सिर्फ उसको बरहना किया, इन्होंने फिर उनके प्राइवेट पार्ट्स की पिक्चर्स ली। अब जब तफ्तीश होती है, ज़ेर तफ्तीश जो मुल्ज़मान थे उन्होंने इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी कि हम जो डकैती हमने की थी, डकैती का सारा सामान हम शालीमार टाउन में एक घर है वहाँ हमने आपस में बांटा था। अब वो घर किसका था? सानिया अशरफ SHO साहिबा का। सानिया अशरफ उस वक्त मौजूद थी जब पुलिस की रेड हुई है। SHO थी, उनके पास से वो 9mm पिस्टल उनके काले बैग से बरामद हुआ है। अगर देखा जाए भट्ट साहब तो ये तो ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने डकैत किराए कर रखे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, जब रब की पकड़ होती है तो फिर कोई नहीं बच पाता। आप चंद महीने पहले जाएं, 22/1/2025 को अली चंगी संधू साहब एक गैंग विक्टिम को, जो एक यूनिवर्सिटी की तालिबे इल्म थी, उसे इसी सानिया अशरफ के पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि FIR दर्ज करें, इसके साथ गैंग रेप हुआ है। वो पहले तो FIR दर्ज करने से मना करते हैं, फिर जब ये जोर डालते हैं तो फिर उसकी FIR दर्ज होती है और उसके बाद उस लड़की को बढ़ना करके ये कहा जाता है कि हमें दिखाओ कि तुम्हारे जिस्म पर वो निशानात कहाँ पर मौजूद हैं। उसकी बढ़ना तस्वीरें आगे ऑफिसर्स को भेजी जाती हैं और बाद में इन्हें कहा जाता है कि आप इस केस से पीछे हट जाएं। इनको ऑफर्स भी करवाई जाती हैं, लेकिन ये मर्द मुजाहिद डटे रहते हैं और उस बच्ची की आवाज़ बनते हैं। नाज़रीन, अब बातें हैं उससे अगले दिन, ठीक 24 घंटों बाद वहाँ पे वो बच्ची उसी पुलिस स्टेशन के अंदर रो रो के दाड़े मारती है और कहती है कि मैं अपना इंसाफ अल्लाह की अदालत में छोड़ रही हूँ। फिर अल्लाह की अदालत में जब केस जाता है तो फिर बड़े बड़े मुजरिम जो हैं वो उसकी पकड़ में आ ही जाते हैं। ठीक उससे अगले दिन 23 तारीख को एक वारदात होती है काना के इलाके में, जहां पर एक घर के अंदर लाखों की डकैती की जाती है और ठीक 2 महीने बाद जब वो डकैत पकड़े जाते हैं तो वो डकैत ये कहते हैं कि हमने जहां पर अपने माल का बंदरबाट किया वो सानिया अशरफ का घर था और उस सानिया अशरफ के घर से वो पिस्टल बरामद होता है जो उस डकैती में इस्तेमाल होता है। देखिए नाज़रीन, 22 तारीख को वो खातून, उस बच्ची ने रो के अल्लाह की बारगाह में आवाज़ उठाई और 23 को अल्लाह पाक ने सानिया अशरफ को अपनी पकड़ में ले लिया। ये कहानी क्या है और किस तरह अली चंगी संधू साहब को उस दिन ये जो है ऑफर करवाई गई, उस रात हुआ क्या था, क्या हुआ था ऐसा कि उस बच्ची की आवाज़ ने अर्श को हिला दिया और आज सानिया अशरफ जो है हवालात के अंदर है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी चंगी साहब, हमें याद है 2 माह कबल आपने इसी SHO के सामने एक मासूम बच्ची जिसके साथ गैंग रेप हुआ है तलबा, उसके लिए आवाज़ उठाई थी और आप पर भी काफ़ी मुश्किलात को जो है वो आपको सामना करना पड़ा था। ये SHO सानिया के बारे में आप क्या कहेंगे, इसके पास्ट के बारे में क्या कहेंगे और अब जो केस इन पर लगा है इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार और मैं शुक्रगुजार हूँ उस खुदावंद आलम का कि जो लोग समझते हैं कि हम कानून से बालातर हैं, खुदा ने आखिर कर दिखाया कि वो लोग हकीकत में कानून से बालातर नहीं हैं। बट साहब, आप उस वक्त उस रात को, यानी कि जब वो गैंग GC यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, उसके साथ गैंग रेप हुआ, उसको मैं लेके गया थाने में फॉर द पर्पज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। तो उधर इस खातून SHO ने कहा कि ये बहुत बड़ा मामला बन जाएगा, हाई प्रोफाइल केस बन जाएगा, तो आप इस तरह करें कि ये बच्ची उन मुल्ज़मान को बुलाती है जिन्होंने इसके साथ गैंग रेप किया है, तो हम वो पिक्चर्स और जितना भी एविडेंस वगैरह वो सारे डिलीट करवा देते हैं, उसके बाद आपको फाइनेंशियल कंपनसेट भी करवाएंगे। कहा था, इसने खुद कहा था। आपको पता है, आप उस वक्त मौजूद थे भट्ट साहब, आप उस वक्त आई विटनेस थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम आपको फाइनेंशियल कंपनसेट करवाएंगे। उस पर हमने इनकार किया, वो बच्ची ने भी इनकार किया। उसके बाद उस बच्ची को अपने प्राइवेट रूम में ले जाकर
ये सानिया अशरफ ने ना सिर्फ उसको बरहना किया, बल्कि उसको कहा कि आप तो कह रहे थे कि आपके जिस्म पर जिनसी तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं, तो आप वो निशानात दिखाएं। उसने कहा जी मैं 10-12 दिन के बाद आई हूँ FIR के इंदराज के लिए, तो वो निशानात तो मिट चुके हैं। इन्होंने फिर उनके प्राइवेट पार्ट्स की पिक्चर्स ली सानिया अशरफ ने और उसके बाद उन्होंने हाई अप्स को भेजी। बाद में सानिया अशरफ ने ही वो पिक्चर्स दिखाई। उन्होंने कहा जी कि ये चूँकि हाई प्रोफाइल मैटर था, तो जो भी इस तरह का मसला आता है हम हाई अप्स को लूप में लेते हैं ताकि FIR का इंदराज हो सके। उसके बाद मेरे ऊपर भी 164 के बयान लड़की ने देने थे, उसके ऊपर भी SHO ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डलवाया सरकारी वकील की तरफ से कि ये जो वकील है इसको भी अंदर इम्प्लिकेट किया जाए। उसके बाद जो मुतलका मजिस्ट्रेट साहब थे उसके सामने लड़की ने कहा जी कि ये तो वो वकील है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे लिए अपनी लीगल सर्विसेज रेंडर कर रहा था टू द एक्सटेंट ऑफ दिस केस फॉर द पर्पज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, तो मैं तो उसके खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दूंगी। फिर इन्होंने मजिस्ट्रेट साहब ने ये सारी जो स्टेटमेंट थी जो SHO के अगेंस्ट थी वो भी ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा जी सिर्फ आप वकूए की हद तक रहें। आपको भी कोई ऑफ़र करवाई गई थी? जी, जब हम गए हैं एप्लीकेशन लेके उस वक्त मैम ने खुद कहा था, मैं मौजूद था, मेरे साथ वकील थे असद बुखारी साहब, वो मौजूद थे। हम दोनों को उन्होंने कहा था कि हम फाइनेंशियली कंपनसेट कर देंगे, आपका पर्पज़ ये है कि पिक्चर्स डिलीट हो जाएं, हम पोर्नोग्राफिक पिक्चर्स डिलीट करवा देंगे और उसके बाद आपको कोई रिश्वत वगैरह भी लेके दे देंगे। फाइनेंशियल कंपनसेशन का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था। जी नाज़रीन, सानिया अशरफ जब अपनी सीट पर भी थी तो इससे बिल्कुल रहम नहीं आया। वो सरेआम कहती थी कि मुझसे पैसे ले लो और ये डाटा डिलीट करवाओ ताकि जनाब इस मामले को आगे जो है परस्यू ना किया जाए। सबसे बड़ा मसला ये है कि जब भी मीडिया के आप जैसे दोस्त गए हैं इंटरव्यू के लिए, तो इसी सानिया अशरफ ने और इसका जो दूसरा हमला था उन्होंने यही कहा जी हम तो कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं, देखें हमने तो FIR काट दी है। अब आपको भी पता है कि उस रात FIR कटवाने में हमें कितनी मुश्किल का सामना था, ठीक है, और कम से कम घंटे बाद जो ड्रामेटिक सिचुएशन हुई, मीडिया टॉक्स हुई, उसके बाद FIR इसने अंडर प्रेशर आके काटी, ठीक है। अच्छा संधू साहब, क्या समझते हैं आप, क्या उस बच्ची की बददुआ लगी है? उनके आप तो उसके साथ जिस तरह वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई, क्योंकि थाने में उसने अपने आप को पीटना शुरू कर दिया था। क्या ये उसी की बददुआ अर्शों तक पहुंची है? बट साहब आप किस तरह कह सकते हैं ये बड़ों की बददुआएं पहुंची होंगी? ये तो वो थी कि जो आगे बोली, ये तो मैं वकील था कि मैं उधर बोला, मैंने आप जैसे दोस्त मेरे आए, वो मेरे बाजू बने, मेरा सहारा बने और हमने इस मैटर को हाईलाइट इतना किया कि हाई प्रोफाइल केस बन गया और उसी रात आप सब दोस्तों की और पुलिस के आला अफसरान की बदौलत ये मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो गए। लेकिन बट साहब ये तो वो मैटर है जो रिपोर्ट हुआ है, जो नहीं हुआ वो कितने हैं? जो अनरिपोर्टेड चीज़ें हैं, जो अनरिपोर्टेड वाक़यात हैं, हमारी सोसाइटी में लोग अपने हकूक़ के लिए खड़े ही नहीं होते, तो उनकी आवाज़ भी तो अर्श तक गई होगी ना। जी नाज़रीन, ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो समझ रहे हैं जनाब के सानिया अशरफ जो SHO साहिबा थी उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की जा रही है, वो तो बड़ी ऑनेस्ट थी। तो ये ऑनेस्टी क्या एक मिसाल आपके सामने, ये एक केस है जिनमें संधू साहब जो थे उस विक्टिम के वकील बने हुए थे, तो इन्होंने बताया कि किस तरह जनाब इनको सबूत ख़त्म करवाने के लिए पैसों की ऑफ़र करवाई गई और बच्ची पर प्रेशर डाला गया, उसकी नंगी और बढ़ना तस्वीरें बनाकर जो है किया गया। और बच्ची का रात बताया भी गया था SHO साहिबा को कि इसके घर में नहीं पता है, ये बच्ची यतीम है। बच्ची का रात 2 बजे रेड मारी जाती है, बच्ची को ये कह के थाने में सारी रात रखा जाता है कि ये बच्ची की जान को ख़तरा है और सारी रात यही राग उसको सिखाया जाता है कि आपने वकील के ख़िलाफ़ बोलना, और सुबह वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़िलाफ़ नहीं बोली। फिर उसके भाई को कहा गया कि आपने वकील के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन मेरे ख़िलाफ़ किस चीज़ की देनी है? कि बच्ची रो रही थी कि SHO ने मुझे बरहना क्यों किया, मेरी बरहना तस्वीर क्यों बनाई। वो जो एहतजाज कर रही थी थाने में सबके सामने, उसकी वीडियो बनाई गई, वो भी उसकी कॉन्सेंट के साथ थी, ठीक है। उसके ऊपर FIR उसके बाबत मेरे को एप्लीकेशन वगैरह। आपने वीडियोस क्यों बनाई? आप बताएं अपना संधू साहब कि ये कहा जा रहा है कि जनाब ये वेपन जो है इनके घर से बरामद करवाया गया, ये एक प्लानिंग का हिस्सा थी, ये बड़ी तो मेहनती और काबिल ऑफिसर हैं। आप बताएं क्या वेपन निकला और ये कहानी शुरू कैसे हुई? किस तरह जनाब सानिया अशरफ जो हैं वो ट्रैप हुई और वो इस वक्त जो हैं वो हवालात में हैं? बट साहब मैंने उस रात भी इसके थाने में एक चंद अशार आपकी नज़र किए थे, वही करूँगा। किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कहीं तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो इनका हिसाब होगा। शहर की खुशियाँ मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं, शहर की खुशियाँ मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। अब देखें कि वही SHO जिसने ख़वातीन के हकूक़ की ना सिर्फ पामाली की बल्कि उसकी इज़्ज़त को नीलाम करने की कोशिश की, वो आज खुद वो डकैती के केस में अंदर है। अब आते हैं जो SHO साहिबा हैं, इनके ऊपर FIR क्या है
और उसके कंटेंट्स क्या हैं। इनके ऊपर जो FIR हुई है वो है, उसका नंबर है 4624/25, थाना काना है, ज़िला लाहौर। इनके ऊपर दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कुछ डाकू थे, उन्होंने डकैती की। इस FIR को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक और FIR पे जाना पड़ेगा जो कि इससे पिछली थी और मेन FIR थी। उसका सर FIR नंबर है 1118/25, थाना काना लाहौर, 23/1/2025 को ये FIR हुई। मुद्दई इसमें गुलाम रसूल साहब थे। मैं अगर आपकी बात को मैं काटूं तो ये तकरीबन वही डेट नहीं बनी जिस डेट में लड़की यहाँ पर अपनी आवाज़ उठा रही थी और वहाँ पर इसके खिलाफ ये अल्लाह की तरफ से प्लानिंग की जा रही थी, यानी ये तकरीबन वही महीना है। और वहाँ पर देखें, अगर आप ये देखें कि अल्लाह की, जब उस लड़की ने अपनी आवाज़ उठाई होगी अपने हक़ के लिए और तभी यहाँ पर चोर ही पकड़े गए, तभी यहाँ पर जनाब इसके खिलाफ अल्लाह पाक ने शिकंजा जो है कसना शुरू कर अच्छा दिया। भट्ट साहब, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बारीक चीज़ों को देखेंगे। ये देखें 23/1/2025 को जो FIR में ये अंदर हैं SHO साहिबा वो हुई, और 22/1/2025 को उसी महीने में एक दिन का डिफरेंस है। एक दिन। जी नाज़रीन, एक मिनट है, मैं आपको दिखाता चलूं कि 22 तारीख को इन्होंने उस SHO की अदालत में, उस SHO के पुलिस स्टेशन में उस बच्ची को लेके गए, मुतासरा बच्ची को, जो कपड़े, जिसके साथ जुल्म हुआ था, जो चीख रही थी कि मुझे इंसाफ दिलाओ, और इसी SHO साहिबा ने उसे ये कहकर वहाँ से भेज दिया कि आपका केस रफा दफा कर दिया जाएगा। और अल्लाह की कुदरत देखें कि 23 तारीख को इसी केस के अंदर, जिस केस में इस वक्त SHO सानिया अशरफ हवालात में हैं, तभी जनाब वही चोर पकड़े गए जिनके घर से, जिनकी वजह से आज सानिया अशरफ जो हैं वो हवालात में। ये सब अल्लाह की तरफ से हुआ है। एक दिन का डिफरेंस है भट्ट साहब, एक दिन का डिफरेंस है। अच्छा जी, जाए वकुआ सादों की है। तकरीबन 8 से 9 डाकू थे, उन्होंने घर में हमला किया और डकैती की, और 6 अदद कीमती घड़ियाँ थी जिनकी मालियत 12 लाख थी, 2 आईफोन थे जिनकी मालियत 12 लाख थी। मुस्तगीस का बेटा यानी कि कंप्लेनेंट का बेटा एक उसामा था, उसको 4 अदद फायर लगे जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में इस वक्त ज़ेर इलाज है जनरल हस्पताल लाहौर में। उसके बाद एक रिश्तेदार ने 15 पर कॉल की। 15 जब आई तो उसने देखा कि जो डाकू थे वो सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी गाड़ी जिसके ऊपर वो आए थे। उस गाड़ी का नंबर है होंडा स्विक गाड़ी थी, GBA/138 सब्ज़ नंबर प्लेट, ये गाड़ी का नंबर था। उसके बाद उस गाड़ी के अंदर से 2 मोबाइल फ़ोन बरामद होते हैं। उन 2 मोबाइल फ़ोन के साथ एक और नंबर प्लेट बरामद होती है जो कि उस गाड़ी की ओरिजिनल नंबर प्लेट थी। फेक नंबर प्लेट लगा के ये डकैती करने गए थे। उस गाड़ी का नंबर है 2017 मॉडल होंडा स्विक था, नंबर है LEH/972। और उस गाड़ी के अंदर से 2 मोबाइल बरामद हुए। 2 मोबाइल में से 3 मुल्ज़मान का नाम पता मालूम हुआ, जिन मुल्ज़मान ने बताया कि 5 और नामालूम अफराद हमारे साथ मौजूद हैं जिनको सामने आने पर हम शनाख्त कर सकते हैं। अब SHO साहिबा का अमल दखल बिल्कुल नहीं था बीच में, ना उनका नाम बीच में आ रहा था, ना कोई पता था कि ये बीच में शामिल है। हद तक वैसे वो शामिल थी FIR की हद तक। अब जब तफ्तीश होती है, ज़ेर तफ्तीश जो मुल्ज़मान थे उन्होंने इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी कि हम जो डकैती हमने की थी, डकैती का सारा सामान हम शालीमार टाउन में एक घर है वहाँ हमने आपस में बांटा था। अब वो घर किसका था? सानिया अशरफ SHO साहिबा का, या वो उस वक्त वहाँ मौजूद थी। उसके बाद हमने एक पिस्टल था 9mm, वो पिस्टल हमने उधर मौजूद एक खातून को दिया। वो खातून कौन थी? सानिया अशरफ। ये पहचाना है इन्होंने कि ये खातून वो थी जिसको जी सर मैं अर्ज़ करता हूँ। उसके बाद पुलिस वाले उन मुल्ज़मान को लेके गए हैं जाए वकुआ पर, यानी कि जाए वकुआ के बाद जहाँ पे इन्होंने ये सारा सामान डकैती का ये आपस में बांटा है, और पिस्टल वो खातून SHO के सामने उन्होंने उसको दिया है। वो गए हैं उधर जाके सानिया अशरफ उस वक्त मौजूद थी जब पुलिस की रेड हुई है, और SHO की जो SHO थी उनके पास से वो 9mm पिस्टल उनके काले बैग से बरामद हुआ है। ये FIR में लिखा हुआ है। मैं चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, बेहतर है फैक्ट्स के ऊपर बात करें। वारदात हज़ा करने के बाद, यानी कि ये जो डकैती की वारदात है ये करने के बाद मुल्ज़मान कह रहे हैं, हम सब मुल्ज़मान ने शालीमार टाउन इलाका थाना काना में एक मकान में बैठकर वारदात हज़ा में छीना हुआ सामान आपस में तकसीम किया। यानी कि हम गए, हमने डकैती की, उसके बाद ये वाला जो घर है जहाँ मैम सानिया को या सानिया अशरफ SHO को इन्होंने 9mm पिस्टल दिया डकैतों ने, वहाँ उस घर में आकर सामान चोरी का, डकैती का आपस में इन्होंने तकसीम किया। और हमारे एक नामालूम साथी ने अपना पिस्टल इस रहायश पजीर घर में एक खातून को दिया। वो खातून कौन है? वो सानिया अशरफ है, जिनसे बरामदगी भी हो चुकी है, जो हम बरामदगी करवा सकते हैं। जो मुल्ज़मान बर रिमांड जिस्मानी को पुलिस बराए बरामदगी सरकारी गाड़ी लेकर मकान वाक़या शालीमार टाउन पहुँचे, जहाँ पर मसम्मात सानिया दुख्तर मोहम्मद अशरफ कौम राई सकना मकान नंबर, जिसने अपने रिहायशी कमरे में एक बैग स्याह में छुपाया हुआ पिस्टल 9mm बरंग स्याह
बिला नंबरी मेरे पेश किया। ये अब पुलिस वाला कह रहा है कि हमने रेड किया और खातून एसएचओ से वो पिस्टल जो डकैती में इस्तेमाल हुआ है वो बरामद हुआ है और मैडम के पर्स के अंदर से बरामद हुआ है। अब ये जिस्मानी रिमांड पे भी हैं? जी जी। तो आप क्या समझते हैं जब इनसे लीगल प्रोसीजर किया जाएगा, जब जो जेन्युइन तरीके से इनसे पूछगिछ की जाएगी, तो कितने ये जो अपनी ज़बान से इकरार करेंगे? देखें, ये तो डिफेक्ट्स इन्वेस्टिगेशन में मौजूद होते हैं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये जो एफआईआर है ये इस एफआईआर को पढ़ा जाएगा मेन एफआईआर के कॉन्टेक्स्ट में। क्यों? क्योंकि मैडम ने जो असला प्रोवाइड किया है वो कहाँ यूज़ हुआ है? डकैती में। ये डकैतों को फैसिलिटेट ये फैसिलिटेट भी कर रही थी। अगर देखा जाए भट्ट साहब तो ये तो ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने डकैत किराए कर रखे हुए थे कि उनको घर में बुला के, क्या ऐसे मुमकिन है कि एक बंदे को आपने डकैती के लिए भेजा हो वापस उसको अपने घर में बुला के बंदर बांट कर रही है? केस सामने आया, क्या पता इस तरह का अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए तो हज़ारों केसेस सामने आए। सर पुलिस महकमे में बहुत सारे अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको पता है कि पुलिस वाले वो रिश्वत भी लेते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर आप देखें पुलिस वालों ने बड़ी ईमानदारी का मुजाहरा किया और एक ऑन ड्यूटी एसएचओ गिरफ्तार किया गया। बट साहब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर हकायक को देखा जाए, क्योंकि हम सिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं। आप देखें एसएचओ लेवल की बंदी, वो पिस्टल उसके पास वैसे भी होते हैं। पुलिस की वर्दी में लोग और भी मलबूस होते हैं, उनके पास पिस्टल गैर लाइसेंसी होते हैं, कभी कार्रवाई नहीं हुई। सरे आयना कोई और है, पसे आयना कोई और है। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं ये तो एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही डिसाइड किया जाएगा। लेकिन इस एसएचओ साहिबा के साथ हमारा जो रवैया, हमारे साथ इन्होंने रवैया इख्तियार किया वो गैर इंसानी था, वो गैर कानूनी था। हम गए थे 154 की कार्रवाई के लिए। इस खातून ने पहले मुझे कहा कि आप रिश्वत ले लें। जब मैंने रिश्वत से इनकार किया, मीडिया वाले आ गए, तो फिर इसने कहा नहीं जी मैं तो वकील को चेक कर रही थी कि ये रिश्वत लेता है या नहीं लेता। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं उसकी तरफ तो जो उनकी मबजूल होनी चाहिए। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थानों को आपने बाहर से मेकअप कर दिया, सुर्खी पाउडर लगा दिया, अंदर लोग कौन मौजूद हैं? वही लोग मौजूद हैं। इनको भी पॉलिश की ज़रूरत है। इनको भी पॉलिश की ज़रूरत है। इनके किरदार को कि पहला चेहरा जिसको पॉलिश किया जाएगा, उसके बाद बाकी लोगों को भी सबक हासिल होगा। सर सबक तो हासिल ये मुश्किल से ही करते हैं, जब इनके ऊपर पड़ती है तो फिर ही ये सबक हासिल करते हैं। सर आप कानून के तालिबे इल्म हैं, की तमाम जो दफात हैं वो मैडम के ऊपर भी लगी। मैं आपसे पूछ लूँगा, कानून के आप तालिबे इल्म हैं, आप बताएं कि इन दोनों एफआईआर्स के मुताबिक सानिया साहबा को क्या सज़ा होगी? देखें ये तो इनके रोल के ऊपर डिटरमिन होगा। जब इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें कितनी सदाकत है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट है वो डिसाइड करेगी कि इनको सज़ा कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कम अज़ कम इनको नौकरी से बर्खास्त ज़रूर करना चाहिए। डिपार्टमेंट को इनको शेल्टर नहीं देना चाहिए। तो कितने वैसे अंदाज़ा कितने साल सज़ा है कि एक आपने अगर आपने चोर पाले हुए हैं, चोरों को आप भेज नहीं है, उसके बाद बंदर बांट भी हो रहा है और आपके घर से वो पिस्टल भी बरामद हो रहा है। अगर मेरे घर से वो पिस्टल बरामद होता जो डकैती में इस्तेमाल हो रहा है तो मुझे कितनी सज़ा होती? बट साहब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अब मैडम की अगर बात की जाए इस केस के कॉन्टेक्स्ट में, तो पहली बात तो ये है कि इनके पास गैर लाइसेंसी गैर कानूनी असला बरामद हुआ है, और वो असला जो कि वारदात में इस्तेमाल हुआ है, और वारदात भी वो वाली जो कि डकैती है। उसके बाद की इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो मुल्ज़मान हैं डकैती के, उनको इन्होंने पनाह भी दी है, उन्होंने पहचाना भी है। इसमें मुख्तलिफ दफ़ात शामिल होंगी। उसके बाद जो है ना इनकी कैलकुलेशन होके फिर वो ऑनरेबल कोर्ट जिस तरह मुनासिब समझे वो इनको सज़ा का वो तयन करेंगे। अच्छा चंगेज़ साहब, आखिर में क्या कहेंगे आप सर? मैं सर इंटरनेशनल लॉ पे काम कर रहा हूँ, तो ये जो मैम सानिया के ख़िलाफ़ भी एक मैंने जो एक्सपीरियंस हुआ उसके ऊपर मैंने इंग्लिश अखबार में आर्टिकल लिखा। पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के डिफेक्ट्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा पाकिस्तान की रियासती अदारों को कि ख़ास करके महकमा पुलिस को कि हम यही समझते हैं कि हमारा जो इनफरादी अमल है वो इंटरनेशनल लेवल पे उसको वो हाईलाइट नहीं होता, बल्कि एनजीओज़ देखें वो काम कर रही हैं। यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके साथ जो अलाइंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम कर रही होती हैं, क्या क्या डिफेक्ट्स मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में 2030 में जिस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की मीटिंग होने जा रही है, उसमें मुख्तलिफ टारगेट्स दिए गए हैं पूरी दुनिया के ममालिक को, जो कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स हैं, कि 2030 तक आपने इन चीज़ों को बेहतर करना है। उनमें क्या है? इरेडिकेशन ऑफ करप्शन, इंस्टीट्यूशन स्टेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कि जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें स्टेबिलिटी आनी चाहिए। तो महकमा पुलिस जब इस तरह की हरकतें करेगा, जब क्रिमिनल्स को सपोर्ट करेगा, क्रिमिनल्स को घर देगा, क्रिमिनल्स को असला देगा कि आप जाके डकैती करें, ज़ाहिर बात है उसमें मैडम का भी हिस्सा होना है। ये तो नहीं हो सकता कि एक एसएचओ असला भी दे रहा है, रिहाइश भी दे रहा है, घर भी दे रहा है, और उसके घर में आके डकैती की वारदात करने के बाद चोरी शुदा सामान वो आपस में बंदर बांट हो रही है, उसकी तकसीम भी हो रही है। तो एसएचओ साहिबा को अंदर से कुछ भी नहीं मिला होगा, सब
सब कुछ मिला होगा। ठीक है, लिहाजा पुलिस को चाहिए, आईजी साहब को और सीएम साहिबा को, कि वो इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी के ऊपर काम करें विद स्पेशल रेफरेंस टू द डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस। जी नाज़रीन, आपको अली चंगेज़ी संधू साहब की गुफ्तगू कैसी लगी और सानिया अशरफ के इस अमल के बारे में आप क्या कहेंगे कि खतून जिसके सीने पर पाकिस्तान का परचम है और वो खतून जहाँ पर मुआशरे में ख़वातीन को वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता, वहाँ पे उसको वो प्रोटोकॉल मिला, वो एक थाने पे SHO तैनात हुई और उसके बावजूद वो इस किस्म के केस में जो है वो गिल्टी करार पाई हैं। तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।